Hello student, welcome to Centennial online classes. We all are working from home. Student, in previous video we discussed about the diffraction of light. In this video we will discuss about the single slit experiment related to diffraction of light. Student, आज के वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो को जरूर देख लें because all the thing in this video is completely related to previous video. So start single slit experiment related to diffraction of light. Single slit experiment. Single slit experiment for diffraction of light. स्टूडेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। कंसीडर दिस इज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट या स्फेरिकल सोर्स है, तो क्या करेगा, ये डाइवर्जिंग रेज जनरेट करेगा इन दिस वे। अब एक लेंस हम प्लेस्ड कर देते हैं, और ऐसे रखते हैं लेंस को कि ये सोर्स इस लेंस के फोकस पे हो। इट मींस दिस सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ दिस लेंस। कंसीडर लेंस L1। नाउ हम जानते हैं कि बच्चों किसी लेंस के फोकस से जाने वाली रेज क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रेज क्या हो जाएगी, जितनी भी रेज है सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाएगी। कितनी रेज हो सकती है ऐसे, बहुत सारी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। इसका मतलब ये वेव फ्रंट कैसा होगा, अगर हम वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे रेस का वेव फ्रंट कैसा होता है बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो जब ये प्लेन वेव फ्रंट किसी स्लिट पे इंसिडेंट होगा, तो इस वेव फ्रंट पे बच्चों कितने पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, बहुत से पार्टिकल्स होंगे इस पे, जो क्या करेंगे, जो सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेंगे। बाकी पोर्शन, ये वाला पोर्शन और इसके नीचे वाला पोर्शन तो इस रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाएगा, मगर वेव फ्रंट का अनब्लॉक्ड पोर्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये कैसे फॉरवर्ड होगा उसे हम देखते हैं। तो इस वेव फ्रंट पे क्या होगा, बहुत से पार्टिकल्स होंगे जो हर डायरेक्शन में रेज एमिट करेंगे। कंसीडर एक रेज ये R1, this is another ray of any particle R2, and this is the another ray of particle R3। तो इस तरह की कितने रेज प्रोड्यूस हो सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेज, क्योंकि इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल एक रेज ऐसा जनरेट करेगा जो इस एक्सिस के पैरेलल हो। तो इस तरह के इनफाइनाइट रेज का सेट आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द रेज विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इन सेट ऑफ रेज को या इन सेट ऑफ वेव का सुपरपोज करवाना है, तो सुपरपोज कराने के लिए क्या यूज करते हैं, हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। दिस इज द अनदर कॉन्वेक्स लेंस L2, और इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हम क्या रख देते हैं, एक स्क्रीन रख देते हैं
जो इनके सुपरपोजिशन से बने पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा। दिस इज द स्क्रीन प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ L2। तो बच्चों जो भी ये रेज है, सेट ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, वो कहाँ सुपरपोज करेंगे? तो वो सुपरपोज करेंगे स्क्रीन के सेंटर पे। क्यों? क्योंकि ये इस लेंस का फोकस पॉइंट है। ऐसे बहुत से रेज होंगे और जितने भी रेज होंगे सब यहाँ पे सुपरपोज कर लेंगे। तो ये तो बच्चों एक ऐसा सेट ऑफ रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस के पैरेलल है। अब ऐसे भी सेट्स ऑफ रेज होंगे जो कुछ ना कुछ एंगल पे डिफ्रैक्ट होंगे, जैसा कि हमने कल आपको बताया था। तो एक ऐसे रेज का भी सेट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो बच्चों ये ऐसे रेज का सेट है जो प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली रेज से कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट है, जिसे हम डिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्रैक्टिंग एंगल। अब ये थीटा की वैल्यू 0, अगर हम इस थीटा की वैल्यू 0 रख दे तो ऐसे रेज का सेट हमें मिलेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। थीटा की वैल्यू 0.1 रख दे तो ऐसे रेज का सेट मिलेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस से 0.1 डिग्री पे हो। जब थीटा की वैल्यू 0.2 रख देंगे तो हमें ऐसे रेज का सेट मिलेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस से 0.2 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। तो हम किसी एक सेट ऑफ रेज की स्टडी कर लेते हैं जो किसी एंगल किस पे हो? थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो। अब उसके बेसिस पे हम थीटा को वेरी करवा के अलग अलग सेट ऑफ रेज की स्टडी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी नो दैट व्हेन पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन एनी कॉन्वेक्स लेंस इट कन्वर्ज एट द फोकल पॉइंट और फोकल प्लेन। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तब तो वो फोकस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है मगर वो रेज कैसी है? एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो कहाँ इंसिडेंट होती है? फोकल प्लेन पे। इन सेट ऑफ रेज का जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा? P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें ये कंडीशन देखना है कि इस P पॉइंट पे किस कंडीशन में ब्राइट फॉर्म होगा, किस कंडीशन में डार्क फॉर्म होगा। यानी इस P पॉइंट पे किसी ऐसे सेट ऑफ रेज के कारण जो थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हुआ हो उसके कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। किस कंडीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा? इट मींस थीटा की किस वैल्यू पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और थीटा की किस वैल्यू पे इस पॉइंट में इंटेंसिटी मिनिमम होगा। हमें वो स्टडी करनी है। सो लेट अस कंसीडर a monochromatic source of light incident on a convex lens L1 and becomes parallel after refraction.
and form plane wavefront. When this plane wavefront incident on a slit of width small a. Consider width of the slit is small a. Then all the particles on this wavefront produce infinite number of sets of parallel wave or rays. Wave or rays. Which superposed on screen by help of another convex lens by placed the screen on the focus of lens L2 as shown in figure. अब बच्चों हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप को समझते हैं। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होता है जिसका क्या काम है, लाइट एमिट करना, लाइट वेव एमिट करना। अब जब और इस सोर्स को कहाँ रखा जाता है, इस लेंस के फोकस पे रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इस सोर्स से निकलने वाली रेज क्या हो जाएगी, इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और इस पे कैसा वेव फ्रंट फॉर्म हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म हो जाएगा। और जब ये वेव फ्रंट किसी स्मॉल नैरो स्लिट से पास होगा तो इस वेव फ्रंट का अनब्लॉक्ड पार्ट, जिसपे का हर पार्टिकल क्या करेगा बच्चों, फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा और खुद से हर डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेगा। और हम ये कह सकते हैं कि वो इन वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल हर डायरेक्शन में रेज एमिट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब उन रेज या वेव का सुपरपोजिशन करवाने के लिए हमने क्या यूज किया बच्चों, हमने एक लेंस यूज किया है, कॉन्वेक्स लेंस। और इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हमने क्या रख दिया, स्क्रीन रख दिया, जिस पर बनने वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों हमने दो पैरेलल रेज के सेट लिए हैं। फर्स्ट सेट जो ऐसे रेज का सेट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, R1, R2, R3 ऐसे कितने रेज होंगे बच्चों इस सेट में, इनफिनाइट रेज होंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। अब इन सभी वेव का सुपरपोजिशन कहाँ हो रहा है बच्चों, सी पॉइंट पे बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। हमें ये देखना है कि सी पॉइंट पे हमें ये देखना है कि सी पॉइंट पे मैक्सिमा फॉर्म होगा या मिनिमा फॉर्म होगा, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम होने वाली या मिनिमम। फिर हमने एक ऐसा सेट ऑफ रेज लिया है जो कि किसी एंगल थीटा पे, प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे डिफ्रैक्ट हो। अब ऐसे सेट ऑफ रेज कंसीडर R1 डैश, R2 डैश, R3 डैश। ऐसे सेट ऑफ रेज का सुपरपोजिशन कहाँ हो रहा है, पी पॉइंट पे सुपरपोजिशन हो रहा है, जहां पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को अचीव करना है कि थीटा के किस वैल्यू पे मैक्सिमा फॉर्म होगा और थीटा के किस वैल्यू पे मिनिमा फॉर्म होगा। बच्चों अगर ध्यान से देखें तो हम इस सेट ऑफ रेज के एनालिसिस से जो कि थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट है, उन सभी सेट ऑफ रेज की एनालिसिस कर लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के या तो पैरेलल हो या प्रिंसिपल एक्सिस से 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री या 0.3 डिग्री या किसी भी एंगल पे डिफ्रैक्ट हो। फर्स्टली स्टूडेंट हम एनालिसिस करते हैं कि सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे
as a result of superposition of these rays which is parallel to the principal axis क्या फॉर्म होगा, मैक्सिमा फॉर्म होगा या मिनिमा फॉर्म होगा. तो फर्स्टली एनालिसिस द सेट ऑफ रेज parallel to principal axis and superposed at point C. यानी सबसे पहले हम उन रेज के सेट को एनालिसिस करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और सी पॉइंट पे सुपरपोज्ड कर रहा है. अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों हमें इस तरह का रेज का सेट इस सी पॉइंट पे मिलेगा. कंसीडर ए एंड डी. ये R1 और ये R2. ऐसे ही कितने रेज होंगे बच्चों इसमें, ऐसे इनफाइनाइट रेज होंगे. मैं एक दो रेज आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. अब बच्चों ध्यान से देखो, सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, सुपरपोज्ड हो रहा है. कितने वेव सुपरपोज्ड कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव जो कि इस रीजन से पास हो रहे हैं और यहाँ पे सुपरपोज्ड कर रहे हैं. तो अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करें तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन. यहाँ तो इनफाइनाइट वेव है तो हम डायरेक्टली इसका यूज नहीं कर सकते. मैथमेटिकली इसके थ्रू हम पता नहीं कर सकते कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. तो हम थोड़ा अलग टेक्निक यूज करते हैं. अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस ए बी पार्ट को, ए बी पोर्शन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट ये वाला पोर्शन हो गया आपका, दिस इज द फर्स्ट हाफ पार्ट. एंड सेकेंड हाफ पार्ट आपका ये वाला पोर्शन. जितने वेव इस पार्ट में होंगे बच्चों उतने ही वेव इस पार्ट में भी होंगे. यानी इस पोर्शन में मान लो अगर 10 वेव है तो इस पोर्शन में भी कितने वेव होंगे, 10. तो टोटल वेव कितने हो गए, 20. अब मान लो 100 वेव है तो 50 वेव ऊपर वाले पार्ट में होंगे और 50 वेव नीचे वाले हाफ पार्ट में होंगे. अगर मान लो 200 वेव्स है ए और बी के बीच में, तो ए और डी के बीच में कितने वेव पास हो रहे होंगे, इस रीजन से 100 वेव पास हो रहे होंगे और इस रीजन से भी 100 वेव पास हो रहे होंगे. दैट्स व्हाई हाफ पार्ट में अगर 2000 वेव है तो बॉटम वाले पार्ट में भी 2000 वेव होगा. अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम फर्स्ट हाफ पार्ट की बात करें, फर्स्ट हाफ पार्ट का फर्स्ट रे, इट इज क्लियर दैट फर्स्ट रे, clear that path difference between first ray of first half part and last ray, that is R2, last ray R2, रे या वेव आप कुछ भी लिख सकते हो, R2 ऑफ सेकेंड हाफ पार्ट इज 0.
क्या लिखा मैंने बच्चों, देखो फर्स्ट हाफ पार्ट का फर्स्ट रेस R1 और सेकेंड हाफ पार्ट का लास्ट वेव R2। तो बच्चों इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा बच्चों, तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है, जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है उतना डिस्टेंस R2 वेव ने भी ट्रेवल किया है। इस वजह से इन दोनों का अगर हम सुपरपोज करवाए, पार्ट डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होगा, 0। और हम जानते हैं कि जब पार्ट डिफरेंस 0 हो, एंड वी नो डेट जब पार्ट डिफरेंस क्या हो बच्चों, जब पार्ट डिफरेंस 0 हो तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों रेस के सुपरपोजिशन से इस पॉइंट पे क्या फॉर्म हो जाएगा, मैक्सिमा फॉर्म हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। अब देखो फर्स्ट हाफ के सेकेंड वेव को आप देखो और सेकेंड हाफ के लास्ट सेकेंड वेव को आप देखो, इन दोनों वेव का भी पार्ट डिफरेंस क्या होगा, वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया इस वेव ने, उतना ही डिस्टेंस इस वेव ने भी ट्रेवल किया। इट मींस इन दोनों के सुपरपोजिशन से भी क्या होने वाला है, मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का पार्ट डिफरेंस 0 है। सिमिलरली पाथ डिफरेंस between second wave of first half part of wavefront and second last ray of second half part of wavefront is also 0। तो बच्चों समझ में आया, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट रे और सेकेंड पार्ट का लास्ट रे, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस 0, जिस वजह से क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, मैक्सिमा। ऐसे ही सेकेंड वेव ऑफ फर्स्ट हाफ पार्ट और लास्ट सेकेंड वेव ऑफ सेकेंड हाफ पार्ट सुपरपोज करके क्या फॉर्म कर देंगे यहाँ पे, इंटेंसिटी मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या है, 0। अब थर्ड रेस को देखो, थर्ड रेस ऑफ फर्स्ट हाफ पार्ट और लास्ट थर्ड रेस ऑफ सेकेंड हाफ पार्ट, इन दोनों का ही पार्ट डिफरेंस क्या होगा बच्चों, पार्ट डिफरेंस 0 होगा। पार्ट डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में, 0। इसका मतलब इन दोनों के सुपरपोजिशन से भी यहाँ क्या होने वाली है, इंटेंसिटी मैक्स। तो बच्चों ऑल द रेस और वेव in first half part of the wavefront superposed with corresponding wave of second half part of wavefront and form maximum। यानी फर्स्ट हाफ पार्ट में जितने भी वेव होंगे बच्चों, वो सेकेंड हाफ के corresponding वेव के साथ सुपरपोज करके यहाँ क्या फॉर्म कर देंगे, मैक्सिमम फॉर्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि उन सभी का पार्ट डिफरेंस क्या होने वाला है, उनके corresponding वेव के साथ 0 होने वाला है। Hence all the wave of first half part of wavefront superposed with corresponding wave of second half part and form maxima called central maxima और प्राइमरी मैक्सिमा। तो बच्चों उन सभी रेस का सेट
जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से वो सुपरपोज करेंगे सेंटर पे और क्या फॉर्म करेंगे, मैक्सिमा फॉर्म करेंगे, जिसे सेंट्रल मैक्सिमा या प्राइमरी मैक्सिमा कहा जाता है। अब हम ऐसे सेट ऑफ रेज की एनालिसिस करेंगे जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो प्रिंसिपल एक्सिस से, जिससे क्या होगा, ओवरऑल हर रेज की एनालिसिस हम कर लेंगे।